स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे दिल्ली की जहरीली हवा की। दीपावली के बाद दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच गया है और एयर क्वालिटी 500 के पार जा पहुंची है। जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली गैस चैंबर बनने वाली है, क्योंकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर आगरा, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से भी प्रदूषण दिल्ली में दाखिल हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के कारण शुक्रवार को फिर स्मॉग छा गया, जिससे विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 481, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 431, रोहिणी में 482, वजीरपुर में 486 तक दर्ज किया गया है। स्मॉग के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हालात खराब बने हुए हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 6 दिन से नोएडा और गाजियाबाद का प्रदूषण का स्तर, या यूं कहें कि एक्यूआई 425 से 475 के बीच बना हुआ है। दरअसल खेतों में पराली जलाने का काम रोके नहीं रुक रहा और ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है। इससे धुएं को छटने में वक्त लग रहा है। बताया जा रहा है कि हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक कणों की मात्रा तेजी से बढ़ी है। जहां PM 2.5 की औसत मात्रा 30 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए, वो 410 से 480 के बीच फिलहाल चल रही है। इससे अस्थमा के मरीजों को खासी दिक्कत हो रही है, उनको भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। साथ ही कोरोना के पेशेंट्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना भी एक तरह से रेस्पिरेटरी डिजीज ही है। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी हालात बदलने में 2 से 7 दिन का वक्त लग सकता है। ऐसे में जानलेवा हवा और प्रदूषण से बचने का तरीका ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। निकल के दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली और एनसीआर में हालात गंभीर हो चले हैं। लोगों को सांस लेने और अस्थमा की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। आइए सुनते हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर क्या कहा। प्रोजेक्ट की साइट है, मैंने सुना जहां पर आवासीय प्रोजेक्ट चल रहा है और यहां पर हमने देखा कि कई नियमों का पालन तो हो रहा है, लेकिन डस्ट के लिए अभी पूरी तरह से जो कवरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और इसलिए यहां पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे कि नियमों का सही से पालन हो सके। आज से एंटी डस्ट कैंपेन का सेकेंड फेज दिल्ली में शुरू हो रहा है। पिछले अक्टूबर के महीने में पूरे दिल्ली में लगभग 2500 साइटों का विजिट किया गया था, जिनमें से 450 लगभग साइटें नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई थी, जिनके ऊपर 1 करोड़ 30 लाख का जुर्माना लगाया गया था। आज से पुनः सभी टीमें जो है दिल्ली की साइटों का विजिट करेंगी, जिससे कि जो डस्ट का पोल्यूशन है, धूल का जो पोल्यूशन है, उसको हम कम कर सकें। तो जहरीली हवा में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अरविंद जी, स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और होम्योपैथी के विशेषज्ञ और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जगदीश भगत भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में स्वागत है। मैं अपने सवाल की शुरुआत यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ जी से करूँगा। प्रियंका जी, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है और दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ा है, ये बातें गोपाल राय ने कही। आम आदमी पार्टी इस बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में क्या सोचती है और ऐसी कौन सी स्टेप्स फिलहाल दिल्ली सरकार ले रही है जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके? Has put your call on hold. प्रियंका जी से हम संपर्क करें उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए। फ्लाईओवर से सीधे सड़क का नज़ारा भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। स्मॉग इतना ज़्यादा है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि हाथ को हाथ न सूझे ऐसे भी हालात सुबह सुबह हो जाते हैं। ऐसे में वाहन दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं और ये प्रदूषण पूरी तरह से धुआं ही हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर होता है, इसमें धुएं और धूल के कणों का सम्मिलित योगदान होता है, कोहरे का भी योगदान होता है। उससे विजिबिलिटी काफ़ी गिर जाती है और सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। खासकर ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ पहले से है, उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनके लिए घर में बने रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। सवाल यह है कि प्रदूषण जैसे मसले हमारे मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं होते, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं होते? अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका जी के पास भी हम जाएंगे।
अरविंद जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयास क्या दिल्ली में काफी हैं? देखिए, दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ही घातक है, खासकर श्वसन तंत्र के लिए और हृदय के लिए। और जो सांस के मरीज हैं और हृदय के मरीज हैं उनके लिए दिल्ली में रहना अब अपने प्राणों पे न्यौछावर होकर रहने के जैसे है। आपके पैनल में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी हैं, होम्योपैथ के विशेषज्ञ हैं, विस्तार से वो बातें कहेंगे। लीडरशिप हमेशा एक दूसरे पे आरोप लगाने में समय जाया करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के पॉल्यूशन को, हालांकि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, हमारा क्या योगदान है, किसी पे आरोप लगाने के पहले मैं अपनी बात कहूंगा। देखिए, आपको पता होगा केएमपी एक्सप्रेस वे बना है जिस पे प्रतिदिन 40,000 से लेकर 50,000 तक ट्रक और बड़ी गाड़ियां जिसके नाते दिल्ली के बाहर बाहर निकल जाती हैं। तो उसका भी एक बड़ा योगदान है पॉल्यूशन को कम करने में। हमारा इस सरकार नहीं है, फिर भी हमने कोशिश किया कि बाहर की गाड़ियां दिल्ली में ना आए। केंद्र सरकार ने मेट्रो के जाल बिछाने में अपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज मेट्रो नहीं होता तो दिल्ली सरकार की जो परिवहन व्यवस्था है, दिल्ली सरकार की जो बसें हैं, उसके बस की दिल्ली की परिवहन नहीं थी। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जिसका आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार बहुत ढिढोरा पीट रही है जी। केंद्र सरकार की एक संस्था है ICAR, उसकी पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को डिकम्पोज करने वाली तकनीकी को खोजा है और केंद्र सरकार ने सभी स्टेट से कहा है कि इसको लागू कराया जाए और केंद्र सरकार इस पे इंसेंटिव भी दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली सरकार ने अमल तो कुछ किया नहीं है। दिल्ली में वैसे भी एग्रीकल्चर लैंड बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक काम जरूर किया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन्होंने प्रचारित किया है कि पराली को कैसे डिकम्पोज करा रहे हैं। पराली को करने के नाम पे इनका जो प्रयास है शून्य के बराबर है। और पॉलिसी लेवल पे हमने जो नई कृषि कानून हमने जो इंट्रोड्यूस किया था, क्या कोई ऐसी स्टेप्स हैं अरविंद जी जो दिल्ली सरकार को इमीडिएटली लेनी चाहिए इस प्रदूषण को कम करने के लिए, और वो नहीं ले रही? देखिए, दिल्ली सरकार बयान बहादुर सरकार है, केवल बातें करती है और स्थिति खराब हो जाती है तो जिम्मेदारी नहीं लेती है, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का कोशिश करती है। अभी मैं दिल्ली सरकार के नेताओं को सुन रहा था, आशुतोष जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उन लोगों का बयान है। क्या बयान? कि पटाखों के नाते पॉल्यूशन बढ़ा है। सबको पता है कि दिवाली के समय पे पटाखे फूट सकते हैं। किसने रोका था दिल्ली गवर्नमेंट को? यदि इनकी मंशा होती कि पटाखों के नाते पॉल्यूशन न फैले तो दिल्ली में परमानेंट पटाखों के खरीद और बिक्री पर कानून लाके ये प्रतिबंध लगा देते। फिर क्या होली और क्या दिवाली और क्या दशहरा और क्या ईद और क्या मुहर्रम, न रहता बांस न बाजती बांसुरी। नहीं, आप ऐसा चाहते हैं क्या? कानून की जरूरत थी। आप चाहते हैं क्या अरविंद जी? जरूरत थी। ये मेरा चाहना तो छोड़िए, आप जब करें पटाखे नहीं फूटने चाहिए तो आप विधानसभा में कानून बना के दिल्ली के अंदर पटाखों के बिक्री को ही प्रतिबंधित कर देते। लेकिन केवल आप हिंदुओं का जब त्योहार आता है और जब छठ आता है तो उस समय आप बैन की बात करते हैं। आप परमानेंट बैन उस पर लगाइए ना, आप कानून लाइए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन इनकी मंशा नहीं है। यदि ये कह देंगे तो फिर पॉल्यूशन का ठिकरा किस पटाखे फूटने के ऊपर ये फोड़ेंगे, इसलिए ये करते नहीं है। और ये आज का नहीं है। हम लौटेंगे अरविंद जी आपके पास, और प्रियंका कक्कड़ से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इससे पहले हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का। डॉक्टर स्वाति, आम आदमी के पास क्या विकल्प बचते हैं इन हालात में जबकि स्मॉग इतना ज्यादा बढ़ा हुआ हो, और वो खुद का ख्याल कैसे रखे? हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है और वहीं इस तरह के वायरल फीवर्स भी फैले हुए हैं जो खास तौर से हमारे जो सांस की तंत्रिका है उसी के ऊपर असर डालते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है सबसे पहले कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स खुद से ले सकते हैं, जो उसमें सबसे पहले आता है मास्क लगाना। और जहां तक बात देखिए मास्क की है, उसमें भी साफ तौर से ये क्लियर करना जरूरी है कि जब हम पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जब हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 की बात करते हैं, तब N95 और N99 मास्क जो होते हैं वही ज्यादा सक्षम होते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट्स को, जो जहरीली गैसेस होते हैं उनको रोकने में ज्यादा सक्षम है। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी जरूरी है लोगों को। साथ ही दूसरा, आप जो है इस वक्त खास तौर से अपनी डाइट को और बेहतर कर सकते हैं। उसमें जो है और ज्यादा विटामिन जो A,
सी ई होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनसे फाइट करने में मदद करते हैं। जो पॉल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं तो उनको डाइट में इंक्लूड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होगा। साथ ही इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बाहर के पोल्यूशन से तो परेशान होते हैं, लेकिन घर में अगर हम धूप जला रहे हैं, बत्तियां जला रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें, एयर परफ्यूम्स हम यूज करते हैं, प्यूरिफायर्स यूज करते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि हम घर के अंदर भी वो पोल्यूशन ना करें, क्योंकि वो भी हमारे को उतना ही नुकसान देता है, बल्कि ज्यादा नुकसान देता है। तो इस तरफ भी खास लोगों को ध्यान देने की जरूरत होगी। और साथ ही इस वक्त आप इंडोर एयर प्लांट्स हैं या एयर प्यूरिफायर्स हैं जिनका इस्तेमाल जरूर हम इस वक्त कर सकते हैं, और खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो कि ज्यादा रिस्क पर होते हैं जब पोल्यूशन ज्यादा फैलता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। और खासतौर से अब क्योंकि सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो आप AQI लेवल्स जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो जब आप बाहर निकले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि AQI लेवल क्या है और आप कौन से वक्त पर बाहर निकलना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, चलिए, अच्छी बात है। मैं लौटूंगा डॉक्टर स्वाति आपके पास। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, स्टेप्स क्या क्या उठा रही है दिल्ली सरकार दिल्ली के इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बयान बहादुर सरकार है। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं रखती। हाई कोर्ट का बहुत साफ ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ ऑर्डर था कि पटाखों पे बैन है, वो लॉ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लॉ होता है। उसको कैसे, जब पता है कि लगातार स्थिति खराब होगी इस टाइम पर, उसको कैसे प्रवोक किया गया? दिवाली पे पटाखों पर बैन को कम्युनल एंगल दिया गया। इनके सांसद लोगों को प्रवोक करते हैं कि नहीं पटाखे जलाइए, और उसमें उनकी शान है। आपको एक जिम्मेदार सरकार को समझाना है, ग्रीन क्रैकर्स के बारे बताना है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बारे बताना है। नहीं, इनको हिंदू मुस्लिम करके एक फेस्टिवल को भी एक कम्युनल एंगल देना है और पटाखे फुटवाने हैं। पहले तो नहीं, इसमें प्रियंका जी मैं आपसे ये कहूंगा कि दिल्ली में पटाखे आ ही ना पाए, ये इस आशय की कोई घोषणा आपने क्यों नहीं की कि कोई पटाखे रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि पटाखे अभी नहीं जलाए जाने चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी लाइसेंस न दिया जाए, या जैसे कि अभी अरविंद जी यहाँ पर, उनका भी आपसे ये सवाल था, आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। उन्होंने ये कहा था कि कानून क्यों नहीं दिल्ली सरकार विधानसभा में इस आशय का पारित कर देती जो कि पटाखों को पूरी तरह से बैन करे। आशुतोष जी, पहले तो कानून है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे बहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल दीपावली के लिए पटाखों पे रोक लगाई थी, आपने उसको क्रियान्वित नहीं कराया। मैं ये कहता हूं, क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट दिल्ली में परमानेंट पटाखों के खरीद बिक्री पे रोक लगा देती है, विधानसभा में कानून बना के। आप लोग इसलिए लोगों, आप व्यापारियों को खरीदने देते हैं, साल भर खरीदने देते हैं, बेचने देते हैं, वो जब खरीदारी कर लेंगे तो बेचना उनको मजबूरी होती है। और आप लोग कानून इसलिए नहीं बनाते हैं कि प्रदूषण का ठिकरा आप दिवाली के पटाखे के सर पे फोड़ सकें। किसने आपको रोका है कि विधानसभा में कानून लाकर और पटाखों के खरीद बिक्री पर ही रोक लगा दे? आप न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपको मना किया है कि आप कानून न बनाइए? मना किया है क्या? लेकिन हर साल जब प्रदूषण फैलता है तो आपका एक ही रोना रहता है। और अच्छी लीडरशिप अपनी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन आपकी सरकार कभी जिम्मेदारी लेती नहीं है। हमेशा वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे के। मैं लौटूंगा, मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास लौटूंगा। प्रियंका जी, मैं आपका रेस्पॉन्स भी लूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रियंका जी, आपका भी रेस्पॉन्स लूंगा अरविंद जी की इस बात पर। बहरहाल राजनीतिक विवाद से इतर हम आम आदमी के बारे में ज्यादा कंसर्न है कि वो क्या करे। और हमारे साथ डॉक्टर जगदीश भगत भी हैं, जो कि होम्योपैथिक के फिजिशियन हैं और वरिष्ठ डॉक्टर हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर जगदीश भगत, मैं भी अपने आप में इसी हॉलिस्टिक अप्रोच का पक्षधर हूँ कि हमें अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करना चाहिए रोगों से जूझने में। और प्रदूषण को लेकर क्या होम्योपैथी का कोई अलग से दृष्टिकोण है या ऐसे कोई स्टेप्स हैं जो कि आम आदमी उठाए तो वो खुद को सुरक्षित रख सकता है? जी बिल्कुल, मानेंगे मेरे साथ कि प्रदूषण तो अब एक हिस्सा बन चुका है हमारे जीवन का, चाहे जो भी हो, सांस तो सबको लेना ही है। तो उस हिसाब से आप देखें तो
कि या तो हम जो भी प्रॉब्लम हमें पोल्यूशन की वजह से आती है उसको हम एक्यूट प्रॉब्लम को एक्यूट ट्रीटमेंट से हैंडल करें, या सालों साल जब प्रॉब्लम चलती रहती है तो वो क्रॉनिक भी हो जाती है, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए क्रॉनिक ट्रीटमेंट ले। इसके सिवा पेलिएटिव ट्रीटमेंट है जो सिर्फ कुछ समय के लिए बीमारी को दबा देता है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जिसका डॉक्टर महेश्वरी ने जिक्र किया कि कैसे हम एयर प्यूरिफायर्स और प्लांट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी का रोल इसमें बड़ा अहम है इस वजह से क्योंकि ये आदमी की इम्यूनिटी को लेकर के उसके इंटरनल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके बीमारी से फाइट करती है। तो उस हिसाब से उसमें बीमारी की हर स्टेज पर, चाहे वो एक्यूट हो, इंटरमिटेंट हो या एडवांस स्टेज हो, उससे जूझने के लिए अलग अलग विकल्प रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब पोल्यूशन शुरू में कम होता है तो ज्यादातर लोगों को आंखों में जलन या छींके, गले में खराश वगैरह फील होती है। उस समय ऐसी कारगर दवाइयां हैं जिनको लेकर के आप बीमारी को उसी स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली जब पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है तो जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनकी इलमेंट उभर कर सामने आ जाती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, प्लूरेसी वगैरह। तो उनको ट्रीट करने के लिए अगर वो होम्योपैथी के कांटेक्ट में कुछ लंबे समय तक रहते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि क्रॉनिक ट्रीटमेंट के चलते उनको इन बीमारियों से जूझने का एक बेहतर विकल्प मिल जाता है। ना सिर्फ उस एक्यूट फेज को जब पोल्यूशन हमारे यहाँ नवंबर से फरवरी मार्च तक ज्यादा रहता है, बल्कि अलग समय पर भी जो स्प्रिंग टाइम में या सर्दियों के शुरू में या रेनी सीजन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी जूझने के लिए होम्योपैथी बहुत विकल्प देती है। चलिए, तो मैं डॉक्टर जगदीश, क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई निरापद दवाएं हैं जो कि सुरक्षित रूप से बगैर किसी विशेष डॉक्टरी इंटरवेंशन के ली जा सकती हों, जिससे कि रेस्पिरेटरी इलनेस दूर रहे या प्रदूषण से एक आदमी, कोई व्यक्ति मुकाबला कर पाए? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई विशेष रूप से कोई रेस्पिरेटरी इलनेस तो नहीं है लेकिन वो सिर्फ खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। जी बिल्कुल, आप पोल्यूशन स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथी में भी इजाद हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमियम है। ब्रोमियम एक ऐसी दवाई है जिसको आप शुरू की स्टेजेस में ले सकते हैं, जिसमें अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहें तो कई बार आपको लगता है कि मेरे गले में लगातार एक इरिटेशन बनी हुई है या आंखों से पानी निकलता रहता है या नाक में खुजली होती रहती है। उसी प्रकार से एक मेडिसिन है यूफोसिया जो बड़ी ही ज्यादा कारगर है, जो एक्यूट स्टेज में बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ली जा सकती है। एक और मेडिसिन है जिसका नाम है बेलाडोना। जब कंजेशनल सिम्टम बढ़ जाते हैं, बेलाडोना हम लोग पेशेंट्स को दे देते हैं। और एस्थमा, ब्रोंकाइटिस के लिए या सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस वगैरह जब क्रॉनिक प्रॉब्लम समझ आ जाती है तब भी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले एज ए प्रिवेंटिव ले सकता है। जी जी, अच्छी बात है। ये सारी मेडिसिन जिनका कि जिक्र यहाँ पर डॉक्टर जगदीश ने किया, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डॉक्टर जगदीश ये कह रहे हैं कि सुरक्षित रूप से इनको बिना किसी रिस्क के लिया जा सकता है। मैं प्रियंका कक्कड़ जी के पास लौटूंगा क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शुरू में तकनीकी खामी थी। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी की सरकार वो स्टेप्स जो उठा रही हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उनका जिक्र करें और जनता से एक सरकार के तौर पर आपकी क्या अपेक्षा है कि जनता को वो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ सके। आशुतोष जी, कोई भी इस प्रदूषण में रहना नहीं चाहेगा, पहली तो बात। और ये दिल्ली की समस्या नहीं है, आप इसका खुद ही बता रहे हैं। फिरोजाबाद, लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब जगह पे पराली जलने के कारण बहुत ज्यादा स्मॉग हुआ है। अब हमें पता है हर साल की अराउंड दिस टाइम स्मॉग की दिक्कत आती है। तो दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ, पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक बायो डिकम्पोजर बनाया। उसका प्रयोग हमने 4500 एकड़। पूसा इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार की संस्था है। इनको प्लीज कहिए, सुनने की क्षमता बढ़ाए, कर लीजिए। थोड़ी सुनने की क्षमता बढ़ाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है और दिल्ली सरकार ने उसके रिसर्च और डेवलपमेंट में उसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है दिल्ली सरकार का। आप गलत बयानी कर रहे हैं। अरविंद जी, ये भी पूछेंगे। कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी चीज, वो कोल में कन्वर्ट हो सकता है और एनटीपीसी उसको रेडी है खरीदने को। वो पूसा डिकम्पोजर यूज कर ले। हम ये चिट्ठी, लास्ट चिट्ठी 2 दिन पहले लिखी है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने। हम ये चिट्ठी लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख चुके हैं, हम ये चिट्ठी लगातार हरियाणा गवर्नमेंट को लिख चुके हैं, यूपी को लिख चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है कि ये पूसा बायो डिकम्पोजर यूज नहीं किया जा सकता?
ये एक प्रॉब्लम है, हमें समाधान निकालना है। यानी ये पड़ोसी हमारा राज्य, जैसा पड़ोसी होता है। राज्यों की सरकारें सहयोग नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार का। अरविंद जी बताइए, राजनीतिक स्लगफेस्ट से इतर मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि जो पड़ोसी राज्यों की सरकारें हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती? देखिए, मैं अपनी बहन कक्कड़ जी को सुन रहा था। मैंने पहले ही कहा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है बयान बहादुर सरकार है। अब इन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट का नाम लिया। पूसा इंस्टीट्यूट ICAR की संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको खोजा है, दिल्ली सरकार उसका प्रयोग करती है, तो बधाई की पात्र हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इन्होंने प्रयोग कम और उसका प्रचार ज्यादा किया। आप देख लीजिए विज्ञापन में उसके नहीं ठीक है, 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की भी है, अच्छी बात है, और केंद्र अच्छी बात है, इस देश की पॉलिसी है, मैं बताता किसी हूं। भी सरकार की हो, इस देश जी, की जी, है। जी, जी। उनका सवाल ये था कि पड़ोसी राज्य उसका मैंडेटरी क्यों नहीं कर रहे हैं वहां इस्तेमाल। ये आरोप दूसरे पे लगाते हैं। ये जरा पढ़ लें, केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी किया है पूरे देश भर को। हमारे हरियाणा की सरकार प्रयोग कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयोग कर रही है। और एक और चीज आपको बताएं, एक और चीज बताएं, मतलब पराली नहीं जलाई जा रही अरविंद जी वहां नहीं, पे? पराली की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं कर रहा हूं उस टेक्नोलॉजी की प्रयोग कर रहे हैं। जहां तक पराली जलाए जाने की बात है, जो नए कृषि कानून आए थे उसमें एक प्रावधान था कि आप पराली जलाएंगे तो दंडित किए जाएंगे और वैकल्पिक विधियों का प्रयोग कीजिए। लेकिन केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। क्यों? वोट के लालच में। मतलब पराली जलाओ भी और पराली के नाते प्रदूषण हो रहा है तो वो भी जिम्मेदारी आप ले लेते केंद्र पर डालिए। हैं। एक मिनट अरविंद जी केंद्र पर डालिए। बताइए प्रियंका जी बताइए। आप फिर मेरे को एक सिंपल सी बात बताएं, अगर पराली खाद में, अगर ये पूसा बायोडिकम्पोजर डालकर पराली खाद में कन्वर्ट हो सकती है और सारे नॉर्थ इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है, तो उसके ऊपर राजनीति करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार की संस्था ने रिसर्च और डेवलपमेंट करके केंद्र सरकार के सहयोग से उसको निकाला है। उसमें दिल्ली सरकार का क्या रोल है? दिल्ली सरकार का उसमें क्या रोल है? मुख्यमंत्री से लेकर और आम आदमी के प्रवक्ता तक सभी गलत बयानी कर रहे हैं कि हमने खोजा है। चलिए, पॉलिटिकल स्लगफेस्ट से महत्वपूर्ण विषयों पर, एक मिनट अरविंद जी, महत्वपूर्ण विषयों पर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए और चाहे विरोधी पार्टियों की सरकारों हो, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये आम आदमी की आकांक्षा होती है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है और वो हम देखते भी हैं। नहीं अरविंद जी, वही मैं कह रहा था। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति हैं, उनका हम एक रेस्पॉन्स ले लेते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर स्वाति, प्रदूषण जानलेवा भी हो सकता है, ये भी हमने सुना और पढ़ा है, हालांकि इसको कभी महसूस नहीं किया अपने आसपास। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको किसी तरह की कोई रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं है, उसको भी क्या इस प्रदूषण से हानियां हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है आशुतोष जी, और ये तो अब स्टडीज में साफ तौर से साबित हो चुका है कि हर व्यक्ति जो लंबे समय तक पोल्यूशन में रहता है, उसका जीवन काल जो है वो भी छोटा हो जाता है। साथ ही में जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो जब ये हमारे खून में जाकर के मिलते हैं तो वहां से ये हमारे ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकते हैं, हमारे हार्ट में जाके हार्ट अटैक कर सकते हैं, लंग्स में जाके लंग्स को खराब कर सकते हैं। तो ये शरीर के सभी अंगों तक जाकर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जो हमने यंग लोगों में स्ट्रोक होते देखा है, हार्ट अटैक होते देखा है, खासतौर से एनसीआर की अगर बात करें तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण प्रदूषण भी है, क्योंकि हम सारे साल प्रदूषित एनवायरनमेंट में रहते हैं। केवल इन 3 महीनों की बात नहीं है। अगर आप AQI लेवल्स उठा करके देखें तो हर वक्त AQI लेवल्स हमारे अच्छे खासे बढ़े हुए रहते हैं और इन 3 महीनों में वो कहीं और ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसलिए हम इन 3 महीनों में इसकी बात करते हैं। लेकिन हमें सारे साल इसकी चिंता करनी चाहिए और सारे साल हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से आने वाली पीढ़ी और बच्चे जो कि जिनके लंग्स अच्छे डेवलप नहीं हुए होते हैं, वो इस समय जब पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए उनको सांस की दिक्कतें यानी हो सकती बिल्कुल हैं। बिल्कुल जिंदगी भर के लिए हो सकती है, क्योंकि ब्लड में जब पोल्यूटेंट्स जाते हैं तो वो अलग अलग अंगों को हानि पहुंचाते हैं, ऐसा डॉक्टर स्वाति का कहना है। ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं और इन पर स्टेप्स उठाने की जरूरत है। दिल्ली में भी तमाम तरह की स्टेप्स उठाई जा रही हैं, जैसे पार्किंग फीस को बढ़ाना, डीजल जनरेटर सेट का यूज रोकना, टैंकर से पानी का छिड़काव जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। हर वक्त होती रहने वाली निर्माण गतिविधियां, रियल एस्टेट की एक्टिविटीज और सड़कों से उड़ती धूल, वो भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होती है। उन सबको एड्रेस करने की जरूरत है। अरविंद जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए, आप बहुत देर से अपनी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए भाटिया जी, मैंने पहले वो कदम बताए जो केंद्र सरकार ने उठाए हैं। दूसरा मैं कह रहा हूं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा किया था, उसके पहले भी कहा कि हर चौराहे पर एयर प्यूरिफायर बड़े बड़े लगाए जाएंगे। आप देखिए किसी चौराहे पे मिलेगा नहीं। पानी का छिड़काव किया जाएगा,
पानी पीने के लिए नहीं है, छिड़काव कहाँ से करेंगे? यातायात की अच्छी व्यवस्था की जाएगी? नहीं, छिड़काव के लिए तो फ्लाईओवर्स बनते नहीं है, छिड़काव के लिए तो साहब 100 नहीं अरविंद जी, जाम लगी रहती है। 114 टैंकर्स दिल्ली सरकार ने रखे हैं जो कि छिड़काव करेंगे। पॉलिसी लेवल पे और सर, एक मिनट भाटिया जी, पॉलिसी लेवल पर इन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाए हैं। हमेशा पटाखों के सर के ऊपर पॉल्यूशन का ठिकरा फोड़ते हैं। एक कानून, आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, विधानसभा में एक कानून बनाओ, दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली में पटाखे बैन होंगे, चलिए ये पटाखे सब की समस्या नहीं, समाप्त हो जाएगी। देखिए पॉलिसी लेवल पे काम नहीं पटाखों करते को हैं। हमेशा पटाखों को अपना रोकने के बारे में दूसरे स्पष्ट के ऊपर नीति तो डालते आपकी भी नहीं है हैं अरविंद जी, और जिम्मेदारी लेते वरना नहीं। केंद्र के स्तर पे भी ये कानून बनाया जा सकता था। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्लगफेस्ट से ऊपर उठकर हम जनता की समस्याओं को हल करें, प्रदूषण के मसले को हल करें। और प्रदूषण का मसला भी तभी हल हो सकता है जब यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति तो हो ही, आपस में राजनीतिक सामंजस्य भी हो विरोधी पार्टियों में, और आम जनता का सहयोग भी हो। हमारे साथ प्रदूषण पर हमारी इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रियंका कक्कड़ जी आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और डॉक्टर जगदीश भगत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय पर, वक्त एक ब्रेक का है।